सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरा नमस्ते। आज की कहानी है तलाक। आज की कहानी में जानेंगे तलाक कब, क्यों और कैसे लेना पड़ता है। कहानी पूरी सुनना तभी समझ में आएगी। अंजलि एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट है। माँ नहीं है, बस हैं तो पापा दादा दादी। अंजलि के पापा को राजनीति से बहुत लगाव है, इसलिए वह पार्टी सम्मेलन में सबसे आगे रहते हैं। उनका सपना है मंत्री बनना, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अंजलि के माँ का सपना था कि अंजलि एक डॉक्टर बने ताकि वह गरीबों का इलाज मुफ्त में कर सके। माँ के गुजर जाने के बाद उसकी दादी और दादा ही उसके लिए सब कुछ थे। पापा के पास तो फुर्सत नहीं थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। घर में उसे बहुत अकेलापन महसूस होता था, इसलिए वह ज़्यादातर कॉलेज में ही दोस्तों के साथ समय बिताती थी। पर इन खाली समय में भी उसे बस पढ़ने का ही जुनून था, शायद इसलिए क्योंकि माँ के सपने उसे पूरे करने थे। अंजलि के कॉलेज दोस्त और कॉलेज स्टाफ हफ्ते दिन की पिकनिक कहें या मेडिकल टूर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। नाम अंजलि का भी ऐड किया जाता है, मगर उसकी समस्या थी पापा से इजाज़त लेना। मगर दादा की जिद पर वह भी उस टूर में शामिल हो जाती है। जाना कहाँ था अभी तय नहीं हुआ था, मगर अंत में फैसला हुआ कि दार्जिलिंग चला जाए। पश्चिम बंगाल का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर होने के बावजूद भी दार्जिलिंग की अपनी संस्कृति थी, अपना वेशभूषा और भाषा थी। दार्जिलिंग, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, यहाँ की चाय विश्वविख्यात है। यहाँ नेपाली ज़्यादा रहते हैं और वेशभूषा से लेकर भाषा तक मुख्य रूप से नेपाली होती है। पता नहीं खूबसूरती किसे कहते हैं, मगर आपको दार्जिलिंग में लड़कियां बेहद क्यूट मिलेंगी। भले क्यूट और सुंदरता में सुंदरता बाजी मार जाए, मगर सुंदरता के लिए सजना संवरना ज़रूरी होता है। मगर क्यूट तो सदाबहार होती है, जो बिना मेकअप के भी किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। अंजलि भी अपने दोस्तों के साथ दार्जिलिंग चली आती है। अंजलि के सारे दोस्त लड़कियां हैं, बस एक लड़का दोस्त है, अविनाश। बेहद खूबसूरत लड़का, अमीर बाप का इकलौता बेटा है। वैसे अंजलि और अविनाश एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर अंजलि प्यार से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती है, क्योंकि उसे अपनी माँ के सपनों को पूरा करना था। अंजलि अपने कुछ सहेलियों के साथ एक सुनसान जगह घूमने चली जाती है, क्योंकि दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ आप खुद खींचे चले जाएंगे। बड़ी खूबसूरत जगह होती है वह जगह। अंजलि उस जगह की सुंदरता देख के इतनी मदहोश हो जाती है कि एक टीले पर चढ़कर दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर जोर से चिल्लाती है, आई लव यू दार्जिलिंग। फिर दूसरी बात जैसे ही चिल्लाना चाहती कि तभी एक आवाज़ जोर से वापस आती है, आई लव यू टू। अंजलि के साथ साथ उसकी सहेलियां भी अचंभित हो जाती हैं। थोड़ी देर रुककर सहेलियों की ज़बरदस्ती पर उस ओर बढ़ जाती है जहाँ से आवाज़ आई थी। थोड़ी आगे जाने पर एक लड़के की गाने की आवाज़ सुनाई देती है।
धुन से तो उन्हें अच्छा लगा गाना, मगर समझ पाना आसान नहीं था, क्योंकि गाना नेपाली था। पास जाने पर देखा तो एक नौजवान लड़का कुछ काट रहा था। तभी अंजलि की सहेलियां उसे चिल्लाकर बुलाती हैं, जो अपनी धुन में गाना गाते हुए कुछ काट रहा था। नीचे झुककर तभी वह चौक के पीछे देखता है तो कुछ 6 साल लड़कियों की टोली थी सामने। सहेलियां, ओए तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? लड़का, आदमी हूँ और अपने घर के पशुओं के लिए हरी घास काट रहा हूँ। सहेलियां, अरे आदमी तो है, औरत किसने कहा तुझे? अच्छा ये बता कि क्या तूने ही आई लव यू टू बोला था? लड़का इधर उधर देखकर शर्माते हुए कहता है, जी मेम साहब। अंजलि, तूने ऐसा क्यों बोला? लड़का, किसी ने आई लव यू दार्जिलिंग बोला और दार्जिलिंग शहर ये जगह हमारी धड़कन है। और वह आवाज़ सीधे धड़कन को दस्तक दे गई और मुझे तो पता नहीं कब दिल ने उसे जवाब दे दिया। अंजलि, तू जानता है कि वह आई लव यू किसने कहा था? लड़का, मुझे क्या पता था किसने कहा था, मुझे तो बस दार्जिलिंग शब्द ने ही मदहोश कर दिया था। सहेलियां, तुम ग्वाला हो क्या? लड़का, मैट्रिक पास हूँ मेम साहब, मैट्रिक। सहेलियां, घमंड तो ऐसे कर रहा है जैसे पीएचडी की हो। अंजलि, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, प्रिंस। सहेलियां, प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस, अरे मेम साहब, प्रिंस मोक्टन तमांग है मेरा नाम। तभी अंजलि कहती है कि चलो चलो, देर हो गई है, अविनाश ढूंढ रहा होगा हमें। लड़कियां जाते जाते प्रिंस से पूछती हैं कि तुमने पूछा नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं? प्रिंस मुस्कुरा करके जवाब देता है, क्या पूछना आप सबसे, आप सभी हमारे दार्जिलिंग के मेहमान हो और मेरी माँ कहती है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। घर आते तो हम सत्कार भी करते, मगर यहाँ करें भी तो कैसे? फिर अंजलि और सारे दोस्त वापस चले आते हैं और इन 3 दिनों फिर अंजलि और उसकी सहेलियों से प्रिंस से दोबारा मुलाकात नहीं हुई और अंजलि 3 दिन बाद वापस अपने शहर चली गई। करीब 2 महीने हो गए थे दार्जिलिंग से वापस आए। इधर अंजलि को एक दिन उसके दोस्त अकेले में रोते हुए देखते हैं। वजह पूछने पर अंजलि रोते रोते कहती है कि मेरा ये फाइनल ईयर था, सोची थी अगले साल तो माँ के सपने भी पूरे हो जाएंगे, मगर शायद अगले हफ्ते से मैं कॉलेज ना आऊँ और आगे की पढ़ाई पूरी ना कर सकूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे पूछे बगैर ही मेरी शादी अगले महीने तय कर दी है। वह भी उन्हीं के पार्टी सभापति के बेटे से सुना है। वह कई बार जेल भी जा चुका है और पता नहीं कितनी शादी कर चुका है। सहेलियां, तो तू अविनाश को बता ना, क्या पता वह कोई रास्ता निकाले। अंजलि, वह बेचारा क्या रास्ता निकालेगा? सहेलियां, अरे पागल, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या पता वह तुमसे शादी कर ले। अंजलि, पागल हो गई हो क्या तुम सब? शादी और मैं? मुझे मेरे माँ के सपनों को पूरा करना है। शादी के बारे में तो सोची भी नहीं हूँ अभी। सहेलियाँ, अरे पागल, तो उस नेता के बेटे से शादी करेगी तो आगे पढ़ भी नहीं पाएगी, मगर अविनाश से करेगी
तो आगे पढ़ भी पाएगी और माँ के सपने भी पूरे कर सकेगी। अंजलि, मेरे पापा इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। चाहे जितने भी अच्छे रिश्ते आ जाएं, भले मेरे लिए, क्योंकि मेरे पापा का सपना है मंत्री बनना और वह उनके बेटे से मेरी शादी करवा के एमपी का टिकट पाना चाहते हैं। सहेलियाँ, तो कोर्ट मैरिज कर ले अविनाश से। अंजलि, क्या अविनाश के घर वाले राजी होंगे? सहेलियाँ, अरे नहीं होते भी हैं तो क्या समस्या है, आखिर अविनाश तो मान ही जाएगा ना पागल। अंजलि कुछ देर सोचने के बाद अविनाश को फ़ोन करके बुलाती है और सब कहानी बता देती है। मगर अविनाश कहता है कि वैसे मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अगर तैयार भी हो जाऊँ तो मेरे घर वाले भी तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वह सब पुराने विचारों के हैं। अंजलि बहुत मायूस हो जाती है क्योंकि सारे दरवाजे बंद दिखते हैं उसे माँ के सपनों को पूरे करने के लिए। फिर सहेलियाँ उसे समझाती हैं और एक अजीब सा मशवरा देते हैं कि एक अनजान सीधे साधे भोले भाले लड़के से कोर्ट मैरिज किया जाए ताकि घर की शादी टूट जाए और फिर उस लड़के से तलाक लेके आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। अंजलि बिल्कुल नहीं मानती, मगर सहेलियों और अविनाशों के दबाव में अंजलि हाँ कर देती है। अब तलाश होती है एक ऐसे बुद्धू लड़के की जिसे कुछ नहीं आता हो। अंजलि ऐसा करने पर मजबूर थी क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी से प्यारी माँ के सपने थे। अंजलि और उसके दोस्त तलाश में लग जाते हैं एक सीधे साधे बुद्धू लड़के की जिसे कुछ आता ना हो। सच कहूँ तो अंजलि बिल्कुल भी तैयार नहीं थी इन सब झमेलों के लिए, मगर करती भी क्या बेचारी। उधर बाप फैसला सुना चुका था उसकी शादी का। चलो लड़का ठीक भी होता तो शायद ये समझाकर शादी कर लेती कि मुझे 1 साल और पढ़ने दीजिए ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। मगर ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि लड़का बहुत ही बुरा चरित्र का शख्स था। अविनाश प्यार तो करता था अंजलि से, मगर उसने अपनी मजबूरी स्पष्ट कर दी थी। उधर भी मौत थी, इसलिए मन मार कर एक नई मुसीबत मोल लेने को तैयार हो गई अंजलि, क्योंकि इन सब बातों में उसने खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा दी ताकि माँ की अंतिम इच्छा डॉक्टर बनने की पूरी हो जाए। वक्त बहुत कम था, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। अब अंजलि के पास सिर्फ 3 दिन ही बचे थे, मगर अभी तक कोई बकरा नहीं फंसा था। मिले तो बहुत, मगर हर कोई मक्कार ही मिला। अंजलि और उसके दोस्त साथ में अविनाश एक रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, मगर अंजलि बेहद उदास और गुमसुम बैठी थी। वैसे हंसते हुए भी बातों की चर्चा अंजलि के भविष्य पर यानी कोर्ट मैरिज पर हो रही थी कि तभी अंजलि की नज़र एक टेबल पर बैठे बड़े आराम से चाय समोसे खा रहे एक लड़के पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी सहेलियों को हाथ के इशारे से लड़के के तरफ दिखाई। उसकी सहेलियां भी लड़के को देखकर चौंक सी गईं। वह लड़का और कोई नहीं, प्रिंस मोक्टन नेपाली लड़का था जो उन्हें दार्जिलिंग में अपने पशुओं के लिए घास काटते हुए मिला था। तभी 2 सहेलियां अपनी जगह से जल्दी से उठकर प्रिंस के टेबल पर पहुंच जाती हैं, मगर प्रिंस है कि समोसे चाय खाने में व्यस्त था।
जैसे कि बहुत भूखा हो। तभी दो सहेलियां थोड़ी जोर से बोलती हैं, ओए नेपाली दार्जिलिंग वाले, हमें पहचाना? प्रिंस भी चौंक कर थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि हाँ मेम साहब, पहचाना मैंने आप दोनों को। आप दोनों हमें हमारे गांव दार्जिलिंग में मिले थे। तभी अंजलि, अविनाश और सभी लड़कियां प्रिंस को घेर कर बैठ जाती हैं और फिर सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर होती है, क्योंकि दुकान पे आप फोकट में अंडा जमा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो खरीद कर खाना ही पड़ता है। अंजलि, तो यहाँ? प्रिंस, क्यों, क्या हुआ मेम साहब, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? अंजलि, अरे बेवकूफ़, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वैसे कैसे आना हुआ यहाँ? प्रिंस, रेलगाड़ी से। अविनाश, सच में बड़ा बेवकूफ़ है ये नेपाली लगता है। अंजलि, तुम्हें इससे ज़्यादा और कोई बेवकूफ़ लड़का नहीं मिलेगा। समझ ले, ईश्वर ने भेजा है तेरे सपने पूरे करने के लिए। प्रिंस, बेवकूफ़ तो समझा, मगर ये ईश्वर सपने में बिल्कुल नहीं समझा। अंजलि, तुम स्वर्ग जैसा अपना गांव छोड़कर इस शहर में क्यों आए? प्रिंस, पापा ने मारा इसलिए घर छोड़कर भाग आया। अंजलि, अरे पागल, क्यों मारा? प्रिंस, सबको बता भी तो नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे पापा हैं और पापा की बुराई दुनिया के सामने करूं, ऐसा बेटा भी तो नहीं हूँ। अंजलि, फिर कब जाओगे घर? प्रिंस, थोड़ा गुस्से में, अरे अभी तो आया हूँ और आप सब हो कि अभी से भगा रही हो। जब पापा का गुस्सा ठंडा होगा तो जाऊँगा घर। अंजलि, तब तक क्या करोगे यहाँ रह के? प्रिंस, अच्छा मेम साहब, हम चलते हैं। सहेलियाँ, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो, रुको तो अभी, तुमसे काम है। प्रिंस, घास कटवाओगे क्या हमसे मेम साहब? प्रिंस के भोलेपन पे सभी हंसने लगते हैं। अंजलि, काफ़ी पी लो, ठंडा हो गया है। प्रिंस, मैं गरीब हूँ मेम साहब, इसलिए बड़े बड़े शौक़ नहीं रखता। मैंने 3 कप चाय और 3 समोसे खा लिए और पैसे भी दे दिए हैं। अविनाश, मगर हमने तो देखा नहीं तुम्हें पैसे देते हुए। प्रिंस, मैंने पहले ही 3 चाय और 3 समोसे के पैसे देकर फिर मंगवाए, क्योंकि ये शहर है, ना किसी ने पॉकेट मार दी तो पैसे कैसे दूंगा? फिर कितनी बदनामी होगी। हमारे माँ बाप को लोग कहेंगे कि दार्जिलिंग से शायद यही करने आया। सहेलियाँ, प्रिंस, क्या तुम अभी हमारे साथ पार्क में थोड़ी देर बैठ सकते हो, क्योंकि एक ज़रूरी काम है तुमसे। प्रिंस कुछ देर सोच के कहता है कि कैसा काम मेम साहब? सहेलियाँ, चलो तो सही, फिर बताएंगे तुम्हें। फिर प्रिंस उन सभी के साथ पार्क में चला जाता है और अंजलि की सहेलियाँ अंजलि की पूरी कहानी उसे बता देते हैं और कोर्ट मैरिज वाली बात भी। प्रिंस थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है अंजलि से, अविनाश की ओर इशारा करके, ये कौन है आपका? अंजलि, दोस्त है और बेहद अच्छा दोस्त है। प्रिंस, फिर इन साहब को आपने अपनी तकलीफ नहीं बताई? सहेलियाँ जल्दी से सब मंजूरी अविनाश की प्रिंस को बता देते हैं। प्रिंस, दोस्ती में ये मजबूरी कहाँ से आ गई? हमारे दार्जिलिंग में पहले दोस्ती निभाई जाती है, फिर मजबूरी के बारे में सोचा जाता है। जो आपने दोस्त की सहायता उसकी तकलीफ़ में ना कर सके,
उससे अच्छा तो दुश्मन होता है। जो भी करता है सामने करता है। अविनाश, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है नेपाली। प्रिंस मुस्कुरा के कहता है, दवाई कड़वी होती है, शराब भी कड़वा होता है, मगर दोनों हजम कर लेते हैं हम इंसान। मगर एक सच है जो किसी को जल्दी हजम नहीं होती। इतना सुनते ही अविनाश गुस्से में उठकर चला जाता है। अंजलि बहुत रोकती है, मगर वह किसी के कहने पर नहीं रुकता। प्रिंस पहले तो इनकार करता है, मगर अंजलि के आंसू, सहेलियों के दबाव और अंजलि के माँ के सपनों के आगे प्रिंस मान जाता है, मगर एक शर्त रखता है। शर्त ये थी कि डॉक्टर बनते ही दार्जिलिंग में आए और गांव में 3 दिनों का मेडिकल कैंप लगा के गरीबों की मुफ्त में इलाज करें। अंजलि शर्त मान जाती है और फिर अगले दिन इसी पार्क में मिलने का वादा करते हैं। अंजलि, मगर तुम आज रात रहोगे कहाँ? प्रिंस, आपकी सोच में। अंजलि, क्या मतलब है? प्रिंस कहता है, अरे मेम साहब, इतना बड़ा शहर है आपका, कहीं भी रह लेंगे हम। फिर वक्त और जगह तय करके सब निकल जाते हैं वहाँ से। मगर प्रिंस बहुत देर तक वहीं बैठ के अकेले सोचता रहता है कि क्या सही है क्या गलत, मगर कोई निर्णय में नहीं पहुँच पाता। और उधर अंजलि अपने घर के बिस्तर में करवटें बदल बदल कर बस यही सोचती है कि क्या एक सीधे साधे लड़के के साथ ऐसा धोखा देना अच्छा है। प्रिंस की बातें तो उसने अविनाश के लिए बोला था। उस वक्त तो उसे प्रिंस पर बहुत गुस्सा आया था, मगर इस वक्त प्रिंस की एक एक बातें उसे सही लग रही थी। आखिर वह दोस्त ही नहीं, दोस्त से बढ़कर था। मेरी मोहब्बत था, कल वह मेरा हमसफ़र बनने वाला है। आखिर कोर्ट मैरिज करके भी तो वह छुपा सकता है अपने घर वालों से मेरे सपनों के खातिर। वह उसने भी तो मुझे निराश ही कर दिया था। बहू सोचती है, इस मजबूरी में उठाए कदम और प्रिंस के बारे में, मगर अंत में माँ के सपने ही भारी हो जाते हैं सभी मजबूरियों पर। अगले दिन सभी पार्क में जमा होते हैं और अंजलि ने बहुत मनाकर अविनाश को भी बुलाया था। प्रिंस भी आ चुका था। फिर सभी रजिस्ट्रार ऑफिस कोर्ट मैरिज के लिए निकलते हैं। थोड़ी बहुत मुश्किलें के बाद अंजलि और प्रिंस की कोर्ट मैरिज हो जाती है। सभी दोस्त खुश हैं, मगर खामोश थे तो 2 लोग, एक अंजलि और दूसरा प्रिंस। तभी अविनाश रजिस्ट्रार से पूछते हैं कि यदि तलाक लेनी हो तो कब ले सकते हैं। रजिस्ट्रार गुस्से में कहते हैं कि अभी अभी शादी हुई और तुम मनहूस जैसी बातें करते हुए थोड़ी शर्म भी नहीं आती है क्या? तभी सहेलियां कहती हैं कि इनके कहने का मतलब था कि कभी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो। रजिस्ट्रार, इस लड़के के चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ये अपनी पत्नी से झगड़ा कर सकता है या छोड़ सकता है। सहेलियां, अरे हमारे जीजू और दोस्त अलग अलग जाति और भाषा के हैं ना, इसलिए कभी ऐसी नौबत आई तो। रजिस्ट्रार, एक दिल धड़कता है, दूजा समझता है। ये है मोहब्बत, और सच्ची मोहब्बत के बीच ना जाति, ना धर्म और ना भाषाएं ही मायने रखती हैं। वैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी हुई है, 1 साल के भीतर कोई तलाक मायने नहीं होगी। दोनों की परफेक्ट जोड़ी है। दुआ करो हमेशा दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मनहूसों की तरह बातें मत करो।
फिर सभी बाहर आते हैं। इधर अंजलि और प्रिंस ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि तलाक 1 साल बाद ही हो सकता है। जैसे बाहर आते हैं सब, अंजलि अपने पर्स से 20,000 निकालकर प्रिंस को देते हुए कहती है कि लो कुछ पैसे और धन्यवाद दिल से मेरी सहायता करने के लिए। प्रिंस पैसा अपने हाथों में लेके मुस्कुरा के कहता है कि मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात कहती रहती हैं। जब भी मैं माँ से ये कहता हूँ, तेरा बेटा हीरा है हीरा, लड़कियाँ मरती हैं तेरे इस हीरे बेटे पर। पता है तब मेरी माँ मुस्कुरा के क्या कहती हैं कि माना तो हीरा है हीरा, मगर याद रखना कि भले तू हीरा ही क्यों न हो, तेरी कदर और तेरा मूल्य इंसान अपनी औकात और अपनी हैसियत से लगाएगा। खुद को हीरा मानना गलत बात नहीं बेटा, मगर हर किसी को जौहरी समझना तेरी मूर्खता होगी। मेम साहब, ना हम आपकी खूबसूरती पर बिके हैं, ना आपके दोस्तों के जवाब में, क्योंकि मैं बेहद अनमोल हूँ। हाँ, आज मैं खुद बिक गया हूँ, मुफ्त तो बस आपकी माँ के सपनों के लिए। मेरी माँ कहती हैं कि तेरी माँ हो या दूसरों की माँ, माँ तो माँ होती हैं, इसलिए हर माँ का सम्मान करना, क्योंकि माँ की इज्जत करने वाला इंसान धरती की उम्र को बढ़ाता है। अंजलि बहुत शर्मिंदा थी इस वक्त, क्योंकि उसकी पलकों ने आंसुओं की बारिश कर दी थी। उस नेपाली बेवकूफ़ प्रिंस की बातों ने। रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकलते ही अंजलि को रोते देखकर उसकी सहेलियां कहती हैं कि सारी परेशानी तो ख़त्म हो गई, अब क्यों आंसू बहाती है। 1 साल वाला पति तो है, वह भी नाम का। जिंदगी तो आखिर तेरी अविनाश ही से तो है। अंजलि कुछ जवाब दिए बिना प्रिंस से कहती है कि तुम्हारा जितना एहसान मानू कम है, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि ये शादी सिर्फ एक नाटक है, इसलिए 1 साल तक इस नाटक को याद रखना। तुम अब मुझसे सिर्फ उसी दिन मिलना जब मैं तुम्हें तलाक के लिए बुलाऊंगी। बीच में फिर दोबारा मुझसे मिलकर मेरे दिल में जो इज्जत है तुम्हारी, उसे ख़त्म मत कर देना। वैसे तुम्हारा कोई सेल नंबर है तो अविनाश को दे दो, ताकि कभी तुम्हारी ज़रूरत हो तो हम तुम्हें कनेक्ट कर सकें। प्रिंस, मैं अभी तो आया हूँ इस शहर में, इसलिए अभी मेरे पास ना मोबाइल है ना नंबर। अंजलि, फिर हम तुम्हें कनेक्ट कैसे करेंगे। हाँ प्रिंस, फिक्र ना करो मेम साहब, हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, कभी इस शहर में हम टकरा भी गए तो आप अजनबी बन जाना, हम मुसाफिर बन जाएंगे। रही कनेक्ट की बात, तो जिस दिन 1 साल हो जाएगा आप हमारे दार्जिलिंग आ जाइएगा। आपको तलाक की पेपर पे मेरा साइन मिल जाएगा। अविनाश, मगर हमने दार्जिलिंग में तुम्हारा घर ही तो नहीं देखा तो फिर कैसे ढूंढेंगे तुम्हें। प्रिंस, आपकी शहर की तरह नहीं है मेरा दार्जिलिंग। गांव जहां लोगों की पहचान उसके बाप से नहीं घर नंबर से होती है। मेरे दार्जिलिंग शहर में आके बस मेरे पापा का नाम पूछ लीजिएगा, किसी टैक्सी वाले से भी तो वह पहुंचा देगा। हाँ, वह टैक्सी वाला इतना ज़रूर कहेगा आपको कि शायद आपको प्रिंस से मिलना है। अविनाश, चलो ठीक है। अच्छा चलो चलें सभी अपने अपने रास्ते। इतना कहना था कि प्रिंस चुपचाप निकल गया वहाँ से और अंजलि सीधे घर आ गई और आके दादा दादी को बता दी कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब जो होगा देखा जाएगा।
दादी किससे? अविनाश से की? अंजलि नहीं दादी, एक नेपाली लड़के से जो दार्जिलिंग का है उसी से की। दादी चौंक कर कुछ कहती, इससे पहले वह पूरी कहानी बता देती है दादा दादी को। दादी हम तेरे साथ खड़े हैं बेटी, तेरे पापा की डांट और मार से हम बचाएंगे तुझे, मगर मुझे एक तकलीफ हुई है बेटी। अंजलि कैसी तकलीफ दादी? दादी तूने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेचारे उस नेपाली लड़के का 1 साल के सपनों को तूने चकनाचूर कर दिया। सपना हर कोई देखता है, चाहे गरीब हो या अमीर। उस बेचारे के भी तो सपने होंगे जो उसने अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए देखे होंगे, मगर तूने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे सपने देखने का हक ही छीन लिया, जो बेहद बुरी बात है। वैसे उस लड़के ने तुमसे पैसे लिए क्या? अंजलि फिर सब बता देती है कि प्रिंस ने पैसे वापस करके क्या कहा। दादा बहुत स्वाभिमानी लड़का है, वह जैसे उसकी बातों से पता चलता है। देखना अगर वह तुमसे बीच में मिला तो वह तुम्हारी माँ के सपनों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए उसने हेल्प की थी। घर कभी नहीं मिला तो समझना कि तुमने एक असली हीरे का मूल्य बहुत सस्ते में लगाया। अंजलि मुझे बस अपनी माँ के सपनों को पूरा करना है, इसलिए ये कदम उठाया, वरना शादी तो एक दिन मुझे अविनाश से ही करना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और प्यार भी करते हैं एक दूसरे से। दादी तू एक नारी है और तूने नाटक में ही सही एक लड़के से कानूनी तौर पे शादी की है। अभी 1 साल तक उसकी धर्म पत्नी है, क्योंकि कल वह साबित भी कर दे तो हम या तुम कुछ नहीं कर सकते। उस नेपाली लड़के का इसलिए भले नाटक हो, मगर एक नारी के लिए उसके पति होते हुए गैर मर्द के बारे में सोचना भी पाप है। हम भी चाहते हैं कि तेरी शादी अविनाश से ही हो, क्योंकि तुम दोनों ही डॉक्टर बनने वाले हो। पर सचमुच वह नेपाली अपने वादे का पक्का निकला तो याद रखना बेटी, तुम भले ही अपनी माँ के सपनों को पूरा कर लो, मगर फिर भी तुम बहुत कुछ खो दोगी। उस नेपाली को खोने के बाद हम तेरे बुजुर्ग दादा दादी कभी हैरान नहीं होंगे। कल तुम्हें उस नेपाली से मोहब्बत हो गई तो? अंजलि ऐसा कभी होगा नहीं। अंजलि सिर्फ अविनाश की है, क्योंकि मुझे अब सिर्फ एक ही बार मिलना है उस नेपाली लड़के से। जब तलाक की तारीख आएगी और मिले बिना बातें ना किए बिना किसी से मोहब्बत नामुमकिन है। दादी कुछ मोहब्बत मिले बिना बातें किए बिना भी बहुत गहरी हो जाती हैं, जिसे रूहानी मोहब्बत कहते हैं। मिलने पर तो मोहब्बत भी जिस्म में आके पनाह ढूंढती हैं। अंजलि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दोनों अंजलि पर भरोसा कीजिए। इधर अंजलि के दादा दादी अंजलि के पापा को उसके कोर्ट मैरिज की बातें बता देते हैं। ओह पापा तो गुस्से से पागल हो जाते हैं, अंजलि को मारने आते हैं, मगर दादा दादी ढाल बना के खड़े हो जाते हैं। घर से निकलने की बात करते हैं अंजलि के पापा, मगर दादा दादी कहते हैं कि अभी हमने अपनी वसीयत तेरे नाम नहीं की है, ये सब अब भी हमारा है। ज़्यादा तूने हमारी अंजलि को सताया तो तुझे हम बेघर कर देंगे। फिर करते रहना अयाशी अपनी दौलत से। अंजलि के पापा अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर जाके पार्टी अध्यक्ष को अपनी मजबूरी समझाते हैं, मगर अध्यक्ष का बेटा अंजलि के पापा का गिरेबान पकड़कर
धक्के देकर अपने घर से निकालते हुए कहता है कि पहले अपनी चरित्रहीन बेटी को मेरे बिस्तर तक ले आ, फिर इस घर में या पार्टी में आना, कह के निकाल देता है। अंजलि के पापा को तब समझ में आती है कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। घर वापस आके अपनी बेटी को गले लगा के रो रो के माफ़ी मांगते हैं, फिर अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि जिससे तेरी शादी हुई है उस लड़के को घर लेके आ, फिर हम सब चलेंगे उस लड़के के घर। मगर अंजलि सब सच बता देती है कि सिर्फ माँ के सपनों को पूरा करने के लिए हमने 1 साल का पति पत्नी बनने का नाटक किया है। तब अंजलि के पापा बोलते हैं कि तू पूरी तरह अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और सुन, शादी तू जिस लड़के से भी करेगी उसे ही मैं अपना दामाद मानूंगा। घर में फिर से खुशियों की बौछार हो जाती है क्योंकि परिवार फिर से एक सा हो गया था। तब दादी अंजलि से कहती है कि देख उस हीरे की चमक जिसने तेरी जिंदगी में आते ही हम सभी को आपस में एक कर दिया। अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है दादी, सब ईश्वर की मर्जी है। दादी, वह भी ईश्वर का एक ही तोहफा है तेरे लिए। अंजलि, बस दादी, ईश्वर के लिए उसका नाम दोबारा इस घर में कोई ना ले। अंजलि पूरे मन से स्वतंत्र होकर पढ़ाई में जी जान से ध्यान देती है। ऐसी कई मौके ऐसे आए शहर में कि प्रिंस से टकरा भी गई, मगर प्रिंस ने ऐसा नज़रअंदाज कर दिया अंजलि को कि खुद अंजलि भी हैरान रह गई। कई बार कभी तो अकेले में भी आमना सामना हुआ, मगर अंजलि कुछ कहती प्रिंस अनजान बन के गुजर जाता। रिश्ता कुछ नहीं था दोनों में, मगर कुछ तकलीफ़ें ज़रूर होती थीं अंजलि को, क्योंकि अंजलि बला की खूबसूरती थी। फिर कुछ दिनों बाद प्रिंस दिखाई देना बंद हुआ। अंजलि ने तलाश की उसकी, मगर नहीं मिला। इधर अंजलि का इम्तिहान शुरू हुआ और बहुत मन लगा के उसने पढ़ाई की। परीक्षा ख़त्म हुई और रिजल्ट भी आ गया। टॉप किया था उसने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मगर उसके कॉलेज के अध्यापकों ने कहा तुम और 60 मार्क ज़्यादा लाती तो सभी प्रधान को पीछे छोड़ देती, जिसने पिछले साल अपने राज्य में नहीं पूरे भारत में टॉप की थी। अंजलि, ये सभी प्रधान कौन थी सर? अध्यापक, कोई नेपाली लड़की थी दार्जिलिंग की। इधर नाटक के तौर पर हुई शादी के 1 साल भी पूरे हो चुके थे। अब अंजलि और अविनाश दोनों को जल्दी थी शादी करने की, और इसके लिए ज़रूरी था पहले प्रिंस मुख्तार से तलाक लेना। इधर अंजलि अपनी दादी को गले लगाकर कहती है, देखा दादी आपने, आपकी अंजलि ने क्या कहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस नेपाली के साथ मेरा रिश्ता 1 साल भी ख़त्म हुए मैं इम्तिहान भी अव्वल होके पास कर ली। अब मैं डॉक्टर भी बन गई और अविनाश भी। इन बीते 1 साल में कुछ दिन उस नेपाली की याद आई, उसके किए एहसान के लिए, मगर प्यार सिर्फ अविनाश के लिए बढ़ता और गहरा होता गया। अब मैं आप और दादा पापा से इजाज़त लेकर अविनाश के साथ दार्जिलिंग जाऊंगी तलाक के पेपर लेने। इन 1 सालों में मैंने जैसे कहा था उस नेपाली ने बात मानी, मगर एक बात की फिक्र है। दादी, क्या? अंजलि, उसने कहा था कि 1 साल पूरे होते हुए दार्जिलिंग आ जाना, आपको तलाक के पेपर मिल जाएंगे, मगर डर है वो बदल न जाए, अपने वादे से मुकर कर ब्लैकमेल ना करने लगे मुझे।
दादी, जाके तो देख बेटी, पहले दार्जिलिंग। उस इंसान के खिलाफ गलत सोचना भी पाप है जिसने तेरी जिंदगी के सपने पूरे करने में साथ दिया। बदलना होता तो बीच बीच में तुझे बहुत परेशान करता शायद, मगर किया नहीं। जा पहले दार्जिलिंग, फिर देख क्या होता है। इधर अंजलि अपने घर वालों से इजाज़त लेके अविनाश को लेके तलाक के लिए दार्जिलिंग को निकली प्रिंस के घर, ताकि जल्दी से जल्द तलाक लेके अविनाश से शादी हो सके, क्योंकि अविनाश के घर वालों ने रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी थी। अब बस सगाई और शादी रह गई थी। अंजलि और अविनाश तलाक के लिए दार्जिलिंग पहुंचते हैं प्रिंस के घर, मगर घर पे प्रिंस नहीं मिलता। प्रिंस की माँ से पता चलता है प्रिंस कोई 1 हफ्ते पहले बिना बताए कहीं बाहर चला गया है। अंजलि खुद को और अविनाश को प्रिंस के दोस्त बताते हैं। अंजलि प्रिंस की माँ की बात सुनकर रोना भी आ रहा और प्रिंस ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वादे के मुताबिक उसे घर पे मिलना था तलाक के लिए। जब तक तलाक नहीं होती अविनाश से शादी मुमकिन नहीं थी। अंजलि, प्रिंस कब तक आएगा आंटी? माँ, कुछ कह नहीं सकते बेटी, क्योंकि इस बार जो गया है घर से बहुत बड़ी गलती करके गया है। मैं खुद हैरान हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके पापा ने बहुत मारा उसे, क्योंकि पूरे गांव में उसके पापा और उसकी बेहद इज्जत थी, मगर अपने पापा और खुद को पूरे गांव वालों के सामने शर्मिंदा करके गया है। शायद ही जल्दी लौटे अब। अंजलि, कैसी गलती आंटी? तभी प्रिंस की माँ कहती हैं, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो। मैंने जल्दबाजी में चाय नाश्ता भी नहीं पूछा तुम दोनों को। कुछ देर रुको, मैं कुछ लाती हूँ खाने को, कह के माँ चली जाती है। इधर अविनाश अंजलि से कहता है कि चलो चलते हैं। आखिर उस नेपाली ने अपनी जात दिखाई ही दी। शहर जाके हम ही कुछ करते हैं। चलो अभी होटल चल के रहते हैं और कल सुबह निकल जाएंगे। अंजलि, अरे ऐसे कैसे चले जाएं? प्रिंस की माँ को तो आने दो, इजाज़त लेके जाएंगे। अविनाश, मैं तो अब एक पल भी यहाँ रह नहीं सकता इस धोखेबाज के घर। अंजलि, कुछ देर और रुक जाओ ना प्लीज, यूँ किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं। अविनाश, तुम रुको, मैं चला होटल में कमरा बुक करके फ़ोन कर दूंगा, मगर जल्दी आना। इतना कह के अविनाश चला जाता है। इधर अंजलि अविनाश चिल्लाती रह जाती है। अब वह भी जैसे ही जाने को उठती है, प्रिंस की माँ चाय नाश्ता लेके आती हैं तो मजबूरन अंजलि बैठ जाती है। माँ, वह आपके साथ आए बेटे कहाँ चला गया? अंजलि, उनको कुछ काम था शहर में, इसलिए वह चले गए। माँ, क्या लगता है आपका वह बेटी? अंजलि, मेरे होने वाले पति। माँ, ओह अच्छी बात है, फिर वह अभी आती हूँ कह के अंदर जाती है। इधर अंजलि की चाय की चुस्कियों के साथ सोचती है कि कहीं प्रिंस ने अपने घर वालों को हमारी कोर्ट मैरिज की बातें तो नहीं बता दी। फिर कैसी बदनामी कर गया वह कि पूरे गांव के आगे प्रिंस के घर वाले शर्मिंदा हो गए। तभी माँ चली आती है। अंजलि, कैसी बदनामी किया आपके बेटे ने आंटी? माँ एक लंबी सांस छोड़ के कहती है कि मेरा बेटा प्रिंस बचपन से ही भावुक है और उसको दर्द बहुत जल्दी होता है। बाप ने एक बार उस पर हाथ उठा दिया तो घर छोड़कर भाग गया था। पूरे 6 महीने बाद वापस आया भी तो बहुत ही बदला बदला सा था। हंसने हंसाने वाला मेरा बेटा बहुत ही खामोश और उदास रहने लगा था। मैंने कई बार उससे पूछा
मगर मुस्कुरा के बस इतना ही कहता था कि सोचता हूँ माँ कि मुझे भी अब एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए। उसके पापा और मैंने फैसला किया कि उसके बचपन की दोस्त जिससे वह बेहद प्यार करता था उससे उसकी शादी कर दी जाए। वैसे उस लड़की ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसके घरवाले तब से पीछे पड़े थे शादी के लिए। वैसे उन दोनों की सगाई बचपन में ही हम दो परिवारों ने मिलकर कर दी थी। उनकी दोस्ती और प्यार देखकर लड़की बेहद खूबसूरती नाम था सभी प्रधान। अंजलि चौंक जाती है नाम सुनकर और पूछती है कि कहीं ये वही सभी प्रधान तो नहीं जिसने पिछले साल पूरे देश में टॉप किया था। माँ, हाँ वही लड़की है सभी प्रधान। अंजलि, फिर आगे क्या हुआ? माँ, सभी जब भी कॉलेज से छुट्टियों में आती ज़्यादातर हमारे ही घर में रहती थी। बस सोने के लिए अपने घर जाती थी। इतना प्यार करती थी वह लड़की मेरे बेटे से। उसके डॉक्टर बनने के बाद शादी की तैयारी शुरू हुई। प्रिंस तो इतना खुश था कि पूछो मत। मगर जब शादी की सूट सिलाने उसके पापा ने भेजा तो पागल लड़का कहता है कि टाई साई नहीं पहनना, मुझे कोट के साथ मैं जींस पहनूंगा। जिसने जिद की बस उसके पापा को गुस्सा आया और दो तमाचे जड़ दिए। वह भी गुस्सा में घर से निकल गया। इधर शादी की तैयारी हो चुकी थी। वह शहर से आया और उसने सभी से कहा कि और एक साल ठहर जाओ मेरे लिए, क्योंकि ये साल मेरे लिए ठीक नहीं है। सभी दुखी हुई मगर कहा कि ठीक है। फिर अपने मम्मी पापा को बोली। दोनों परिवार ने जमकर तैयारी की थी। मैं तो सहमत थी और बाद में प्रिंस के पापा भी, मगर लड़की वाले नहीं माने। हमने क्या, पूरे गांव वालों ने समझाया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, शादी कर लो। ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। सभी तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें एक अच्छी पत्नी और गांव वालों को एक अच्छी डॉक्टर मिल जाएगी। मगर प्रिंस अपनी जिद पे अड़ा रहा कि एक साल तक वह शादी नहीं करेगा। लड़की वालों ने इसे अपनी बेइज्जती माना और गुस्से में सभी की शादी एक बहुत बड़े डॉक्टर से करवा दी। फिर दोनों अमेरिका चले गए। मगर जाने से पहले सभी आई थी यहाँ। मुझसे लिपट कर रोती हुई बोली थी, अम्मा प्रिंस लाई, पाउन लाई, द्रोसो जन्म अवश्य लिए ने छू, किनकी प्रिंस अनमोल छा। प्रिंस को पाने के लिए मैं दोबारा जन्म लूँगी, क्योंकि प्रिंस अनमोल है। प्रिंस किसी के सामने नहीं रोया, मगर हर सुबह उसकी आंखें लाल होती थीं। जब मैं उसका कमरा साफ करने जाती थी तो तकिया गीला मिलता था। मैंने उसकी पलकों को पिघलते देखा, मगर उसने एक साल का राज बिल्कुल नहीं बताया। इधर अंजलि की पलकें नम थीं, क्योंकि वह जानती थी एक साल का राज्य क्या था। वादे का पक्का निकला। वह वहाँ से उठकर वॉशरूम जाकर थोड़ी देर तक रोई, उस बात को याद करके जब दादी ने कहा था कि तूने अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस बेचारे के सपनों को एक साल के लिए पाबंदी लगा दी। आज उसे महसूस हुआ कि खुद की खुशियों की तलाश में किसी के खुशियों के उजाले छीन लिए थे। हाँ, उसने कहा तो था कि भले आप हीरे हो, मगर आपकी कदर और मूल्य इंसान अपनी औकात और हैसियत के अनुसार लगाता है। कमबख्त कितना ईमानदार पागल था। वह मेरे सपनों को पूरा करने के लिए खुद के सपनों को दफना दिया। फिर वह जल्दी से मुंह धो के माँ के पास आती है। तभी माँ कहती है, मैंने तुझे भी रुला दिया ना। हाँ, और एक बात, वह 2 दिनों के लिए बाहर गया था। फिर वापस आके अचानक कहने लगा कि
वहाँ शहर से शायद एक मेम साहब आए जिनका नाम अंजलि है। उनका कुछ सामान मेरे कमरे में है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मगर इस बीच आप मेरा कमरा मत खोलना। जब अंजलि मेम साहब आए तो मेरे कमरे की चाबी दे देना, वह खुद वह सामान ले लेगी। हाँ, मगर ये बात याद रखना कि उनके साथ कोई हो तो मत बोलना। जब अकेली हो तो चाबी देना। मैंने पूछा, बात ना क्या है और कौन सा सामान? उसने बस इतना कहा कि क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? मैं कल भी गलत नहीं था और आज भी नहीं हूँ। बस मेरे हालत मेरी इम्तिहान लेने पर तुले हैं। लो बेटी चाबी और जाओ खोल के देख लो क्या सामान रखा है मेरे बेटे ने आपके लिए। अंजलि कांपते हाथों से चाबी लेके प्रिंस का कमरा खोलती है। कमरा क्या, पूरा कबाड़ खाना था। सब कुछ बिखरा हुआ, जैसे जिंदगी उसकी बिखरी थी। अंजलि सीधे टेबल की ओर जाती है तो ऊपर ही एक मोटा लिफाफा नजर आता है। जल्दी से खोल के देखती है तो एक खत था और एक तलाक का पेपर, जिसमें पहले से ही प्रिंस ने अपना साइन कर रखा था। अंजलि ने पूरे 1 साल इंतज़ार किया इस तलाक पेपर का, और तलाक पेपर पर प्रिंस के हस्ताक्षर का आज 1 साल बाद मिला, मगर अंजलि को ही अच्छा नहीं लग रहा था। तलाक पेपर पे प्रिंस का हस्ताक्षर। तभी फ़ोन बजता है जो अविनाश का था। अविनाश कहता है कि मैंने होटल में रूम ले लिया है, जल्दी आओ। अंजलि रूंधे गले से बोलती है कि मैं बाद में बात करूँगी, मगर अविनाश कहता है कि तुम रो रही हो, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो, या किसी ने कुछ कहा? मगर अंजलि कुछ जवाब दिए बिना फ़ोन काट देती है। मगर अविनाश फिर कई बार करता है फ़ोन, मगर अंजलि फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देती है। आज वह तसल्ली से पढ़ना और समझना चाहती है उस शख्स को जिसने मेरी खुशी के लिए खुद को गिरवी रख दिया था। अंजलि की आंखें नम थीं। कांपते हाथों से खत खोला, मगर पहला शब्द ही उसे बेहद तकलीफ दे गया। अंजलि खत पढ़ती है। लिखा था, अति माननीय मेम साहब जी नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, वादे के मुताबिक मैं आपसे अपने घर में मिल ना सका, लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि मैं आपसे मिल नहीं पाया, मगर बड़ी बात यह है आपके लिए कि वादे के मुताबिक मैंने आपको तलाक दे दिया। आपके सुंदर भविष्य के लिए उम्मीद करता हूँ आप बेहद खुश होंगी। मैं नहीं जानता कि मेरी ज़िंदगी की कितनी उम्र होगी, मगर मुझे हमेशा ये बात याद रहेगा कि मैंने ज़िंदगी के एक बेहतरीन साल किसी की मर्जी पर जिए थे। चाहा तो था कि एक बार आपसे मिलूं, क्योंकि ज़िंदगी उस 1 साल के बीच मेरी ज़िंदगी कहीं आगे ठहरना चाहती थी, मगर आपसे किए वादे, आपके दिए वचन के कारण मैं चाह कर भी नहीं मिल पाया। इन 1 साल के दौरान मैंने क्या खोया और क्या पाया ये मेरे लिए मायने नहीं था, मगर आपने बहुत कुछ पाया होगा ये मेरे लिए मायने था। मैं मुसाफिर की तरह आगे बढ़ता गया और आज इतने आगे निकल चुका हूँ कि मैं खुद से ही अपनी पहचान का हिसाब मांगता हूँ। शायद आप तो आसानी से भूल जाओगी, मगर मैं चाह कर भी वह 1 साल नहीं भूल सकता जहाँ उस 1 साल ने मेरी सदियों की ज़िंदगी मुझसे जुदा कर दी है। शिकायत किसी से नहीं, मगर खुशी इस बात की है कि मैं रहूं या ना रहूं, मगर मेरी ज़िंदगी के कुछ लम्हे किसी के बहुत काम आए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आपके माँ के सपनों को पूरा करने में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा है। इसलिए हो सके तो हर गरीब की ज़रूर मदद कीजिएगा।
घर में मेरी माँ मेरे पापा हैं। शायद शहर जैसी खाने को हम दे ना सकें, मगर प्यार और इज्जत हम आपको बहुत देंगे। आपको तलाक चाहिए थी, वह हमने दे दी। अब आपको मेरी तलाश शायद दोबारा कभी ना हो। हम कल भी अजनबी थे, आज भी, और शायद हमेशा रहेंगे। कुछ मुश्किल पल भी आया जब मुझे उस राज से पर्दा उठाने का मन हुआ, मगर दो बातें मुझे हमेशा रोकती थीं। पहली आपकी माँ के सपने और दूसरी नेपाली की ज़ुबान। अच्छा मेम साहब, आगे की खूबसूरती ज़िंदगी के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक अजनबी मुसाफिर। अंजलि की पलकें नम थीं। आज वह आज़ाद थी, कभी भी उड़ सकती थी, मगर शायद अब उस पिंजरे से मोहब्बत सी हो गई थी। खुली आसमान, ताज़ी हवा, नई जिंदगी, मगर पिंजरा खुला होने के बावजूद उसे उड़ने का मन नहीं था। फिर अंजलि ने प्रिंस का कमरा साफ किया, बिस्तर को मिलाया। एक लड़की कैसे घर को सजाती है, बिल्कुल ऐसा सजा दिया। अंजलि ने प्रिंस का कमरा, फिर वह प्रिंस के माँ के पास गई और कहने लगी कि माँ आप हटो, हम काम करते हैं। इस बार चौंकाने की बारी प्रिंस के माँ की थी, क्योंकि कुछ देर पहले वह आंटी कहने वाली लड़की माँ कह रही थी। एक सुकून सा मिला था प्रिंस की माँ को, क्योंकि प्रिंस के जाने के बाद माँ शब्द सुनने को तरस गई थी। उनका दिल और कान प्रिंस के पापा भी आए, उनसे भी मिली। रात हो चली थी, मगर अंजलि ने अपना मोबाइल जो स्विच ऑफ करके रखा था अब तक नहीं खोली। शायद उसे आज किसी के दखलंदाजी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। माँ ने कहा कि बेटी रात हो गई, इसलिए खाना खा लो तुम। प्रिंस के पापा होटल तक छोड़ देंगे जहाँ आपका मंगेतकर है। अंजलि ने बस इतना कहा कि कल चली जाऊंगी, मगर आज सिर्फ आप लोगों के साथ रहूंगी, क्योंकि मेरा मन अब यहाँ से जाने को नहीं है। अंजलि की बात सुनकर प्रिंस के पापा कहते हैं कि घर तुम्हारा है बेटी, जब मर्जी करे रह सकती हो, पूरे हक और अधिकार के साथ। अंजलि बस देखती रह जाती है, दोनों के प्यार को देखकर। मुंह से कोई आवाज़ नहीं, बस पलकें नम थीं। दूसरे दिन अविनाश अचानक पहुंच जाता है अंजलि को लेने। प्रिंस के घर सवाल तो बहुत पूछता है कि होटल ना आने की वजह पर अंजलि खामोशी रहती है। फिर अंजलि प्रिंस के घरवालों से विदा लेके कहती है कि शायद मैं वापस फिर से बहुत जल्दी आ सकती हूँ आप सबके पास। इतना कहके अविनाश के साथ वापस अपने घर आ जाती है। दादा दादी ने देखा कि अंजलि दार्जिलिंग से वापस आने बाद बहुत सी बदल गई थी। ना ठीक से खाती, ना ठीक से बात करती, उदास सी रहने लगी थी। वह आजकल मोबाइल भी ज़्यादातर बंद ही रखती थी, क्योंकि उसे बात करना भी पसंद नहीं था। उसे इस बात का बेहद अफसोस था कि मैंने अपने ईगो की वजह से प्रिंस को नंबर क्यों नहीं दिया। यदि दिया होता शायद वह उदास नहीं होती। इसलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत कब, किससे, कब और कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। दादी ने ठीक ही तो कहा था कि कभी तुझे उस नेपाली लड़के से प्यार हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी। इधर कुछ दिनों बाद अविनाश और उसके घरवाले अंजलि का रिश्ता लेके आते हैं। दोनों परिवार बहुत खुश थे, सब राजी हो गए, मगर अंतिम वक्त पे अंजलि ने शादी करने से इनकार कर दिया। सब हैरान थे, मगर सबसे ज़्यादा हैरानी अविनाश को हुई थी। मगर दादी जानती थी कि इसकी खामोशी के पीछे एक तूफान होगा, और आज सच भी हो गया। अविनाश गुस्से में बहुत कुछ कहता है
अंजलि को, मगर अंजलि बस इतना ही कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है किसी और से, और तुम खुद गवाह हो। माना उसे तलाक दे दिया हो, मगर मैंने अभी नहीं दिया और न दूंगी। एक बार उसके पास जाके आँख से आँख मिला के पूछना चाहती हूँ कि तू फरिश्ता था या इंसान हो, जिसने किसी गैर सपनों की खातिर खुद के सपनों को बलि चढ़ा दी। फिर अंजलि विस्तार से शुरू से लेके अंत तक पूरी कहानी बता देती है। अविनाश उदास होकर वापस चला गया। अंजलि के पापा अंजलि के पास आके पूछते हैं कि अब आगे तू क्या करना चाहती है, बोल। अंजलि कहती है कि मैं दार्जिलिंग जाके एक छोटी सी हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ पापा, गरीबों के लिए। क्या पता ईश्वर मेहरबान हो जाए और मेरा पति मुझे वापस कर दें। पापा, हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे। उस लड़के की तलाश में तू फिक्र ना कर बेटी, उसके एहसानों का बदला हम ज़रूर देंगे उसे। अंजलि, नहीं पापा, मत ढूंढो उसे, वह मिलेगा भी तो नहीं आएगा वापस, क्योंकि वह बिकेगा नहीं। उसे मैं एहसानों से नहीं, प्यार से जीतना चाहूँगी पापा, मगर मिले तो पहले बेटी। अंजलि, इसलिए तो मैं दार्जिलिंग में रहूँगी, गरीबों की सेवा करते हुए। क्या पता मिल जाए मुझ गरीब को वह मेरा चमकता हीरा, जिसने खुद को रद्दी बना दिया मुझे अनमोल बनाने के लिए। पापा, ठीक है बेटी, जा, हम सभी तेरे साथ हैं। दादी, और वह कभी ना मिला तो? अंजलि, जिंदगी उसी के नाम, मिले ना मिले खुदा की मर्जी, मगर मेरी मर्जी उसकी पत्नी बन के रहना। आपने एक दिन ठीक बोला था दादी कि कहीं मैं सब कुछ पाके बहुत कुछ ना खो दूँ। हाँ, मुझे एहसास हुआ है कि मैंने उसको खोने के बाद खुद को भी खो दिया है। अंजलि फिर से दार्जिलिंग चली जाती है और फिर प्रिंस के घर जाके मम्मी पापा से अपने आने का मकसद बता देती है, मगर इस बात को छुपा देती है कि वह प्रिंस के लिए आई है। वह खुद प्रिंस से मिलकर प्यार से अपने प्रिंस को जीतना चाहती थी। गांव वाले भी खुश थे, सबने दिल से मदद की अंजलि की। अब अंजलि दार्जिलिंग में ही रहने लगी थी, गरीबों की सेवा करते हुए। इसी बीच उसके पापा, दादा दादी और दोस्त भी आके उससे मिलके चली गईं, मगर वह अभी तक नहीं आया था जिसके लिए वह दार्जिलिंग आई थी, और हर आहट पे उसका इंतज़ार था, अंजलि को प्रिंस का। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।